जय हिंद दोस्तों, वाई मीन्स क्यू एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है टेंस के प्रकार। इस टॉपिक में हम एक ऐसा तरीका जानेंगे जिससे कि कभी भी हमें टेंस के प्रकारों को याद न करना पड़े। और जो दूसरा टॉपिक है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब। आज तक सभी ने आपको बोला होगा कि फॉर्म ऑफ वर्ब को आपको रट्टा मानना होगा। यूट्यूब चैनलों में भी आपको ये बोला जाता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब को आपको रट्टा मानना होगा। लेकिन ये एक ऐसा तरीका हम आज डिस्कस करेंगे जिससे आपको फिर कभी फॉर्म ऑफ वर्ब को रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। आपको वो मुंह जवानी याद हो जाएगा और उन सबके मुंह पे ताले लग जाएंगे जो आपको रट्टा मानने के लिए बोलते हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है टेंस। जैसा कि हम जानते हैं, टेंस को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा है। पहला प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। इसके बारे में हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये जान लीजिए कि जितने भी टेंस होते हैं सबके चार फॉर्म होते हैं। पहला इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस और चौथा जो है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये चारों फॉर्म तीनों के साथ अलग अलग लगते हैं। ये इंडेफिनिट टेंस जब प्रेजेंट टेंस के साथ लगता है तो वो बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब ये इंडेफिनिट टेंस पास्ट के साथ लगता है तो बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर के साथ लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट के साथ लगता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट के साथ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर के साथ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और परफेक्ट टेंस प्रेजेंट टेंस के साथ लगकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट के साथ लगकर पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर के साथ लगकर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और अपना लास्ट जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट के साथ लगकर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट के साथ लगकर बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर के साथ लगकर बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार हमारी जितने भी तीन टेंस हैं सबके चार चार प्रकार हो जाते हैं और टोटल 12 प्रकार हो जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे के क्लास में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब जाने बगैर हम इन टेंसों के बारे में अच्छे से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में जाना था कि इंग्लिश में जो वर्ब होता है उसका अर्थ होता है काम, यानी कि हम जो भी काम करते हैं वही वर्ब होता है। इसमें क्या क्या वर्ब हो सकता है? जैसे हम खाते हैं ईट, पीते हैं ड्रिंक, काटते हैं कट, लिखते हैं राइट, पढ़ते हैं रीड, तैरते हैं स्विम, गाते हैं सिंग, देखते हैं सी और जाते हैं गो। यानी कि जो भी हम काम करते हैं वही वर्ब होता है। इंग्लिश में वर्ब को हम तीन फॉर्म में बांट सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इंग्लिश में अनुवाद करते समय अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। जबकि वर्ब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है और वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। चलिए अब हम आगे यह जानते हैं कि हम फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कैसे बदलते हैं और सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं। इस बदलाव को आसान करने के लिए हम वर्ब को तीन लिस्ट में बांट सकते हैं। पहला वीक वर्ब, दूसरा स्ट्रॉन्ग वर्ब और तीसरा कांस्टेंट वर्ब। तो चलिए एक एक के बारे में जानते हैं और उनके नियमों को भली भांति समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीक वर्ब के बारे में। वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही मुख्य वर्ब होता है। वीक वर्ब में फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलने के लिए फर्स्ट फॉर्म में या तो डी जोड़ते हैं या तो ईडी जोड़ते हैं या टी जोड़ते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म डाई को सेकंड फॉर्म में बदलने के लिए डाई में हम डी लगा देते हैं, जिससे डाई डेड में बदल जाता है। इसी प्रकार हेयर में भी डी लगा दे तो ये सेकंड फॉर्म हर्ड में बदल जाएगा। जबकि यदि प्ले को सेकंड फॉर्म में बदलना हो तो इसमें ईडी लगाते हैं, जिससे प्ले प्लेड में बदल जाता है। इसी प्रकार फ्लो में भी हम ईडी लगाकर इसे फ्लोर में बदल देते हैं। परंतु यदि हम बेंड के बारे में बात करें तो बेंड के अंत में डी है, हम इस डी को हटाकर टी लगा देते हैं। जबकि अगर हम लर्न के बारे में बात करें तो इसके अंत में डी नहीं है, इस कारण लर्न के अंत में डायरेक्ट टी लगा देते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि वीक वर्ब में फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलने के लिए फर्स्ट फॉर्म में डी, ईडी या टी लगा देते हैं। अब हम सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदलना सीखेंगे। वीक वर्ब की एक खास पहचान यह होती है कि इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही एक होते हैं, यानी इन दोनों में कोई बदलाव नहीं होता। इस प्रकार सेकंड फॉर्म का डेड थर्ड फॉर्म में भी डेड ही रहेगा और सेकंड फॉर्म का हर्ड थर्ड फॉर्म में भी हर्ड रहेगा। प्लेड थर्ड फॉर्म में प्लेड ही रहेगा, फ्लोड थर्ड फॉर्म में फ्लोड ही रहेगा और बेंट थर्ड फॉर्म में भी बेंट ही रहेगा। इस प्रकार हमने देखा कि वीक वर्ब से फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलने के लिए हम डी, ईडी या टी लगाते हैं, जबकि वीक वर्ब में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही रहते हैं, मतलब इनमें कोई बदलाव नहीं होता। फिर भी वीक वर्ब में कुछ अपवाद भी होते हैं। तो चलिए अब हम इन अपवादों को जानते हैं। कुछ फर्स्ट फॉर्म के प्रथम वॉवेल को यदि हम ए या ओ में बदलकर उसके बाद यू, जी, एच, टी लगा दें तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाता है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, ब्रिंग में जो प्रथम वॉवेल है वो आई है, जिसको हम ओ में बदलकर उसके बाद यू, जी, एच, टी लगाकर ब्रिंग को ब्राउट में बदल देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वीक वर्ब में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होते हैं, इसलिए ब्रिंग का थर्ड फॉर्म भी ब्राउट ही होगा।
इसी प्रकार टीच के प्रथम वॉवल ई को यदि हम ए में बदलकर उसके बाद यू जी एच टी लगा दे तो टीच थॉट में बदल जाता है। क्योंकि वीक वर्ब में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होते हैं, इसलिए टीच का थर्ड फॉर्म थॉट ही होगा। रूल 2, यदि फर्स्ट फॉर्म में डबल ई या ई ए हो तो सेकंड फॉर्म बनाते समय इनके स्थान पर केवल हम एक ही ई का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम एग्जांपल में देख रहे हैं, फीड में डबल ई है, सेकंड फॉर्म बनाते समय हम डबल ई की जगह केवल एक ही ई का प्रयोग करेंगे, जिससे कि फीड सेकंड फॉर्म फीड में बदल जाएगा। हम जानते हैं कि वीक वर्ब में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, इसलिए फीड का थर्ड फॉर्म भी फीड ही होगा। रूल 3, यदि वीक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वॉवेल के तुरंत बाद वाई हो तो इस वाई के स्थान पर हम आईडी लगा देते हैं। जैसा कि एग्जांपल में हम देख रहे हैं, ले में वॉवेल ए के तुरंत बाद वाई है, यहाँ हम वाई को हटाकर उसके स्थान पर आईडी लगा देंगे और ले को लेड में बदल देंगे। और जैसा कि हम जानते हैं वीक वर्ब में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, इस कारण ले का थर्ड फॉर्म भी लेड ही होगा। चलिए अब हम अपने दूसरे वर्ब स्ट्रांग वर्ब के बारे में जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि केवल इस वीडियो में दिखाए गए नियमों को समझने से ही हम फॉर्म ऑफ वर्ब में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, बल्कि हमें इनका अभ्यास भी करना जरूरी है। और इसका अभ्यास करने के लिए लेट्स स्पीक इंग्लिश से अच्छी कौन सी बुक हो सकती है, जिसमें ये सारे नियम 100-200 एग्जाम्पल के साथ दिए हुए हैं, और वह भी मात्र 35 रुपए में। एक बात और कि यह बुक अपने मूल्य का 25% बच्चों के एनजीओ को चैरिटी करता है, तो देर न करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए वापस अपने टॉपिक स्ट्रांग वर्ब की तरफ चलते हैं। स्ट्रांग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म के वॉवल में कुछ बदलाव करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अराइज के वॉवल आई को ओ में बदलकर हम इसे सेकंड फॉर्म एरोज कर देते हैं, और इसी प्रकार ब्रेक के वॉवल ई ए दोनों को हम ओ में बदलकर इसे ब्रोक में बदल देते हैं। स्ट्रांग वर्ब में थर्ड फॉर्म में बदलने के लिए किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या किसी वर्ब के सेकंड फॉर्म में एन लगाना पड़ता है। जैसे कि अराइज के थर्ड फॉर्म को बदलने के लिए इसके फर्स्ट फॉर्म अराइज में हम एन लगाते हैं, जबकि ब्रेक को थर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इसके सेकंड फॉर्म ब्रोक में हम एन लगाते हैं। इसी प्रकार अवैक के फर्स्ट फॉर्म में एन लगाकर इसे थर्ड फॉर्म में बदल रहे हैं, जबकि चूज के सेकंड फॉर्म में एन लगाकर इसे चूजन में बदल रहे हैं। परंतु वीक वर्ब की तरह ही स्ट्रांग वर्ब में भी कुछ अपवाद होते हैं। तो चलिए अब हम इन अपवादों को समझते हैं। रूल 1, कुछ स्ट्रांग वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का बदलाव सेकंड फॉर्म में उसी प्रकार होगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है, परंतु इनके जो थर्ड फॉर्म है वो या तो इन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होंगे या तो सेकंड फॉर्म होंगे, यानी कि इनमें थर्ड फॉर्म बनाने में एन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, बिकम को सेकंड फॉर्म में बदलने के लिए नियमानुसार इसके वॉवेल ओ को हम ए में बदल देते हैं, जिससे बिकम बीकेम में बदल जाता है। परंतु इस वर्ब बिकम का जो थर्ड फॉर्म है वो भी बिकम है, यानी कि इसका फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही हैं। जबकि अगर हम लोग बिहोल्ड के बारे में बात करें तो बिहोल्ड के वॉवेल ओ को हम ई में बदलकर इसे बिहेल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक है, यानी कि दोनों ही बिहेल्ड है, जबकि यहाँ थर्ड फॉर्म में एन का प्रयोग नहीं हो रहा है। रूल 2, कुछ स्ट्रांग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आई को ए में बदल देने से फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाता है, जबकि इसी फर्स्ट फॉर्म के आई को यदि हम यू में बदल दें तो फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। जैसा कि हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि यदि हम बिगिन के आई को ए में बदल दें तो इसे हम सेकंड फॉर्म बिगेन में बदल देते हैं, जबकि इसी बिगिन के आई को यदि हम यू में बदल दें तो हम बिगिन को थर्ड फॉर्म बिगन में बदल देंगे। अब हम कांस्टेंट वर्ब के बारे में जानेंगे। इस वर्ब में वर्ब के तीनों फॉर्म समान रहते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कोई बदलाव नहीं होता। जैसा कि एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि बीट का फर्स्ट फॉर्म भी बिट है, सेकंड फॉर्म भी बिट है और थर्ड फॉर्म भी बिट है। इसी प्रकार कट का फर्स्ट फॉर्म भी कट है, सेकंड फॉर्म भी कट है और थर्ड फॉर्म भी कट है, यानी कि कांस्टेंट वर्ब में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए इसे सबसे आसान वर्ब कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। इन नियमों का अभ्यास करना ना भूलें, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।